Hello everyone, I am Vijay Sankul, Assistant Professor, IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Fire Technology and Safety Engineering Department. Today I am going to deliver a lecture on hazard control and prevention. So let us start. First, introduction to hazard. The goal of hazard identification and control is to make the workplace and its operations as safe as possible and keep employees from being harmed. To develop a system to identify and control hazard, start by carefully planning and designing interrelated processes and procedures. Next, implementation, carefully watch the system perform. Finally, revise and improve preventive measures and control as the worksite changes, as the store of hazard information grows. That means the main goal of identification and control is to make the workplace and operations as safe as possible. मतलब हमें हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले यदि हम बोलें कि हम हजार्ड को कंट्रोल करना यदि चाहते हैं तो हमें जो हमारे एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, उनको हजार्ड हार्म होने से, मतलब उनको नुकसान होने से हमें बचाना होता है। और जब हम हजार्ड जो आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल की प्रोसेस को हम जब डेवलप करते हैं तो या स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए एक सिस्टमेटिक केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है, पूरी प्रोसेस को और प्रोसीजर्स को, और फिर उसके बाद हम जो है सेफ इम्प्लीमेंटेशन करके उससे हम क्या कर सकते हैं, हजार्ड को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम बार बार जब हम रिपीटेटिवली हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी हमें प्रॉब्लम या जो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लगते हैं हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए वर्क साइट पे, तो उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे हम जो है इफेक्टिवली जो है हम हजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। To be effective protecting employees from workplace hazard, first understand what those hazards are. That means कि हमें सबसे पहले एम्प्लॉय को यदि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उनको हमें सुरक्षित रखना है वर्कप्लेस हजार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितने भी हमारे वर्क प्लेस की प्रोसीजर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, या जो भी हम काम कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं या जो भी हम प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में किसी तरीके का कोई हजार्ड तो नहीं है, और यदि है तो उसे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें प्रिवेंटिव मेजर्स जो है लगाने पड़ेंगे। वेयर आर द हजार्ड्स? तो नॉर्मली हम बोले कि हजार्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं हजार्ड, तो हजार्ड जो है वर्क प्लेस कंटेन हजार्डस मटेरियल इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स में हम वुड, मेटल, प्लास्टिक हो सकते हैं। टू बी मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड गुड, यदि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि जो है मैन्युफैक्चरर होने के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है ना, फिनिश्ड गुड हो सकता है। फिर उसके बाद जो है हम टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं, या फिर हमें जो वर्कर कुछ उससे प्रोसेस कर रहा है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फिनिश्ड कंडीशन तक लाने के लिए उस पे काम कर रहा है। सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, है ना, एसिड्स हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, डिटर्जेंट्स हो सकते हैं। तो दीज आर द हजार्ड्स हियर वी have to control and use at various stages of the processes. हमारा जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट may not be properly guarded. Many times वर्कर जो है जहाँ पे काम करता है, फॉर एग्जांपल लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है या फिर कोई मशीन को वो ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कई बार इक्विपमेंट जो है प्रॉपरली गार्डेड नहीं होते हैं। मतलब जो मशीन के रोटेटिंग पार्ट्स हैं
या मशीन के कोई जो कटिंग पार्ट्स है वहाँ पे वर्कर जो है एक्सपोज हो सकता है, वहाँ पे उसका कोई बॉडी पार्ट जाएगा तो वहाँ पे उसको जो है उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो हजार्ड है मशीन के इक्विपमेंट को या फिर पुअर वर्किंग ऑर्डर बिकॉज ऑफ द पुअर प्रिवेंटिव करेक्टिव मेंटेनेंस, हो सकता है कि मशीन जो है बहुत समय से या जो इक्विपमेंट है टूल है उसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है, उसमें कोई करेक्शन नहीं हुआ है, खराब कंडीशन में ही जो है टूल्स को यूज किया जा रहा है, तो वहां पे भी जो है हजार्ड की पॉसिबिलिटीज होती हैं। टूल्स में नॉट बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, सॉ में नॉट बी शार्पेंड, और सेफ्टी हार्नेसेस में बी ओल्ड एंड इन नीड ऑफ रिप्लेसमेंट। सेफ्टी हार्नेसेस जो है बहुत पुरानी हो गई है, टूटने के चांसेस है ना। या कोई मशीन में ब्लेड चला रहे हैं हम, कटिंग ब्लेड है, तो वो जो ब्लेड है बहुत टाइम से कटिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं और उसको हमने चेंज नहीं करा है, तो वो ब्लेड में भी पॉसिबल जो है ब्रेक हो सकती है और उसके वजह से जो है वर्कर को हार्म हो सकता है। तो ये कुछ हजार्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हजार्ड्स प्रेजेंट है। The environment might be include extreme noise, flammable or combustible atmospheres. Extreme noise means कि जब कहीं वर्कर कोई काम कर रहा है तो उस टाइम पे पर्टिकुलर कोई मशीन है बहुत ज्यादा आवाज कर रही है और उसकी आवाज की वजह से जो है वर्कर को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी और उससे वो नॉइस एक्सपोजर में आएगा, तो उसका हो सकता है कि उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। फिर अनदर वर्क स्टेशन डिजाइन, पुअर वर्क स्टेशन डिजाइन है। यदि हो सकता है कि वर्कर जहाँ पे काम कर रहा है तो उसका जो एक्सपोजर पॉस्चर है, बॉडी पॉस्चर है, वो सही तरीके से नहीं है, वहाँ पे तो एर्गोनॉमिकल हजार्ड हो सकता है। वो कुछ दिन तक काम करेगा, उसके बाद वर्क पेन होना शुरू, उसको बैक पेन होना शुरू हो सकता है, या फिर उसके ट्विस्टिंग करने की वजह से, या बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिपीटेटिव वर्क यदि कर रहा है तो उसको पर्टिकुलर मसल में इंजरी आ सकती है। फ्लोर्स में नॉट बी स्लिपरी, एस लेस क्लटर्ड, एंड गार्ड रेल्स, लेडर्स और फ्लोर होल कवर्स में भी मिसिंग और डैमेज्ड। तो ये जो है हो सकता है कि लेडर जो है टूटी हुई है ना, फ्लोर पे कोई होल कवर नहीं लगाए हुए हैं तो उसमें गिरने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ, तो ये सभी जो है हजार्ड जहाँ पे हमें दिख सकते हैं, मिल सकते हैं। एम्प्लॉयज माइट बी फटीग्ड, डिस्ट्रैक्टेड इन सम वे और अदरवाइज लैक और मेंटल फिजिकल कैपेसिटी टू अकम्प्लिश वर्क सेफली। कई बार जो है ज्यादा वर्कलोड की वजह से जो है मेंटल स्ट्रेस हो जाती है और थकान की वजह से कई बार जो है वर्कर जो है एक्सीडेंट होने के उनके चांसेस रहते हैं, वहां पे गिर सकता है या उसको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी वजह से भी जो है कई बार जो है हजार्ड, मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके का हजार्ड है। सम ऑफ दिस पोटेंशियल सेफ्टी हजार्ड्स एग्जिस्ट वर्कप्लेस। It is important workers and supervisors knowledgeable to ensure the workplace hazard are identified and eliminated as soon as possible. यदि सुपरवाइजर यदि वहां पे प्रेजेंट है, सेफ्टी सुपरवाइजर भी हो सकता है, वो हो सकता है कि जो वहां का फ्लोर सुपरवाइजर है, यदि उसको हजार्ड को आइडेंटिफाई हो रहा है तो उसको तुरंत उसको एलिमिनेट उसको करना चाहिए, या फिर उसको जो है आगे जो उसकी एलिमिनेशन की प्रोसेस है उसको जो है अपने सीनियर को रिपोर्ट करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर हजार्ड को हमें रिमूव करना है, अदरवाइज इससे जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं। रिमेंबर इट टेक बोथ हजार्ड्स एंड एक्सपोजर टू हजार्ड बिफोर द एक्सीडेंट विल अकर। मेनली जो कंडीशन है जब एक्सीडेंट होने के जो चांसेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है पॉसिबिलिटीज जो होती है, एक तो हजार्ड प्रेजेंट होता है और दूसरा एक्सपोजर। दोनों ही जब प्लस होते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। व्हाट इज हजार्ड हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली ओसा ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है स्टैंडर्ड, उसने उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ओसा कहते हैं कि बिफोर वी स्टडी आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द हजार्ड इन द वर्क प्लेस, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ ओसा बेसिकली defines a hazard as a danger which
थ्रेटन्स फिजिकल हार्म टू एम्प्लॉयज। मतलब हजार्ड क्या है, एक डेंजर हम बोल सकते हैं जो कि एम्प्लॉय को हार्म जो है कर सकता है। एक्सपांडिंग ऑन द बेसिक इंफॉर्मेशन, वी थिंक वी कैन हजार्ड एज अनसेफ वर्क प्लेस कंडीशंस। जहां कहीं भी हम देखते हैं कि अनसेफ वर्क प्लेस कंडीशंस है और प्रैक्टिसेस डेंजर्स दैट कुड काज इंजरीज, जिसकी वजह से हमें जो है इंजरी होने के चांसेस है, तो ये जो है या इलनेस या हार्म होने के चांसेस हैं किसको, एम्प्लॉय को। तो ये जो है कंडीशंस जो डेफिनेशन है ये ओसा के अकॉर्डिंग है, अनसेफ वर्क प्लेस कंडीशंस और प्रैक्टिसेस डेंजर्स दैट कुड काज इंजरीज और इलनेस हार्म टू एम्प्लॉयज। ए हजार्ड में भी एन ऑब्जेक्ट, हजार्ड क्या हो सकता है, टूल हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, मशीनरी से हो सकता है, और ए पर्सन when distracted mentally, physically incapable. It's important to know that hazard is only one part of the accident. It takes a hazard and exposure before an accident can occur. I will be but if you look around the workplace, you will be able to locate few hazard conditions or practices without too much trouble. Did you know at any time OSHA inspector could announce his or presence at the corporate front door to begin a comprehensive inspection? What would they find? What do they look for? If you use to same inspection strategy as an inspector wouldn't be smart. मतलब यदि हम बोलें कि यहाँ पे यदि हम कहीं भी हमारे वर्क प्लेस एरिया में यदि ध्यान से हम देखें कि हमारे आसपास जो है टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स यदि प्रेजेंट है, तो हम यदि उनको आसपास ध्यान से देखें तो हम उसमें जो है हजार्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस हजार्ड को हमें जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस पर्टिकुलर हजार्ड को डेफिनेटली कोशिश हमें ये करना चाहिए, या डेफिनेटली हमें उसे रिमूव कर देना चाहिए या एलिमिनेट उसको करना चाहिए। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशंस टू रिमूव हजार्ड, मतलब जो एम्प्लॉयर है उसको हम यदि बोले कि ओसा स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्स एन एम्प्लॉयर टू render the workplace free certain hazards by the feasible and effective means which the employer wishes to use. Hazard describe the surface causes conditions for the accident in the workplace. Employer must also develop effective safety management systems that addresses the underlying root cause of accidents. For example, employees performing standing operations may be exposed to the hazard of fire caused by sparking in presence of magnesium dust. Conducting additional training might be one way management will try and fulfill their obligations to abate hazard. However, the hazard is a exposure of the potential of fire. It is not the lack of training and supervision. Do not confuse removing surface causes, unique hazard and exposures with the underlying root cause, safety management system failures contributing to the hazard and exposures. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि hazard is the exposure to the potential of fire, मतलब जहाँ कहीं भी हम देखेंगे कि potential fire होने के chances है, यदि हो सकता है कि lack of आपको ट्रेनिंग है, lack of supervision है, तो उसमें यदि हजार्ड हो गया फायर का और वर्कर उसको जो है उसकी वजह से जो है ट्रेनिंग उसने प्रॉपर उसने जो है सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो जिसकी वजह से जो है मैनेजमेंट को या एम्प्लॉयर को जो है ऑब्लिगेशन टू रिमूव हजार्ड, मतलब उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो जो वर्कर है इजीली फायर हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सके और फायर होने की सिचुएशन मतलब होने की कंडीशंस जो है उसको एलिमिनेट कर सके। द एम्प्लॉयर फंडामेंटल ऑब्लिगेशन इज टू कीप द वर्क प्लेस फ्री ऑफ हजार्ड्स and exposure by addressing both the unique surface causes of their underlying root causes. अब recognized hazard means मतलब जहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि
इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग एरिया है जहां कहीं भी हजार्ड हो रहा है और रिकॉग्नाइज्ड कर सकता है एम्प्लॉयर। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट a recognized hazard is in the workplace. The described in OSHA's field compliance manual, recognition of the hazard is established by the industry recognition, employer recognition or common sense recognition criteria. It means कि जो ओसा मैनुअल बोलता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रेजेंट हजार्ड है उसको जो है एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज्ड करना पड़ेगा और उसको कॉमन सेंस के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इंडस्ट्री रिकॉग्निशन है, ए हजार्ड इज रिकॉग्नाइज्ड इफ इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेस इट। रिकॉग्निशन बाय द इंडस्ट्री अदर देन द इंडस्ट्री टू विच द एम्प्लॉयर बिलोंग्स is generally insufficient to prove industry recognition, although evidence of recognition by the employer's specific branch within an industry is preferred. Evidence which shows the employer's industry recognizes the hazard may be sufficient. Recognized hazard, employer recognition. Employer recognition, a recognized hazard can be established by the evidence of an actual employer and knowledge, employer knowledge. And evidence of such recognition may be consist of written or oral statement made by the employer or the management or supervisory personnel during before the OSHA inspection, or instances where the employee have clearly called the hazard to be employer's attention. Common sense recognition means if the industry or employer recognition of the hazard cannot be established, recognition can still established if it is concluded any responsible person would have recognized the hazard. This argument is used to OSHA only in flagrant cases. Throughout our courses, we argue the common sense is a dangerous concept in safety. Employers should not assume the accident in the workplace are the result of lack of common sense. A foreseeable hazard. Another important question to ask about the nature of the hazard, whether it was foreseeable. Safety managers should address the question of foreseeable during the root cause analysis of an accident investigation. Hazard, OSHA is the certain must reasonably foreseeable. The causes of the do not need of present in the some place in the same time. Foreseeability of the hazard, an explosion need to be imminent, means कि हम बोल सकते हैं कि फोर्सिबल हजार्ड जो होते हैं, जब इंस्पेक्शन के टाइम पे हमें यदि फोर्सिबल हजार्ड से यदि मिल रहे हैं तो उसको यदि हमें मस्ट जो है ओसा पे यदि उसका ऑलरेडी साइटेशंस अवेलेबल है तो हमें उन पर्टिकुलर टाइम पे वर्क प्लेस पे यदि प्रेजेंट है तो हमें उन हजार्ड्स को तुरंत एक्शन लेके उनको जो है एलिमिनेट करना चाहिए। इफ कंबस्टेबल गैस एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सफिशिएंट क्वांटिटीज, जहां पर भी कंबस्टेबल गैस और ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट है और एक साथ प्रेजेंट है तो उसमें एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो है और यहाँ पे इग्निशन सोर्स प्रेजेंट है तो इसको हमें जो है ऑलरेडी इसको रिमूव करना चाहिए, अदरवाइज ये जो है वायलेशन है ओसा का। ठीक है, तो इफ एन इग्निशन सोर्स इज अवेलेबल एट द वर्कप्लेस एंड द एम्प्लॉय नॉट टेकन द सफिशिएंट सेफ्टी प्रिकॉशंस, यदि वहां पे कोई इग्निशन सोर्स अवेलेबल है वर्क प्लेस पे और जो भी एम्प्लॉयर है एक सफिशिएंट सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेता है तो यहाँ पे भी जो है उसको जो है हम फोर्सिबल हजार्ड्स के अंदर में उसको हम बोल सकते हैं। इफ द नेसेसरी इट इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द रीजनेबल फोर्सिबिलिटी ऑफ द जनरल वर्क प्लेस hazard
rather than the hazard which led to the accident. For example, यहाँ पे हम यदि बोले कि टाइटेनियम डस्ट may have spread from one room to another only because the open can gasoline was in the second room, and employee who usually worked in the room was burned in the second room from the gasoline. So that means कि यदि हमें पता है कि फोर्सिबल हजार्ड्स जो हैं ओसा के अकॉर्डिंगली, यदि ऑलरेडी कोई कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं और हमें उनके एग्जांपल्स पता हैं, प्रेजेंट है, और उसके बाद भी यदि हम इंडस्ट्री के अंदर पर्टिकुलर उस हजार्ड को जो है मेंशन है, ओसा पे मेंशन है, तो और यदि हम उसको मतलब उस पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये जो है फोर्सिबल हजार्ड्स के अंदर हम इनको काउंट करेंगे. व्हाट इज एक्सपोजर? एक्सपोजर is the second variable in the accident formula. Exposure is generally defined as the condition of being exposed or a person, a position in relation to hazard. We will consider these three forms of exposure: physical, environmental and potential exposure. तो मीन्स यदि हम देखें कि एक्सपोजर क्या है, तो एक्सपोजर द कंडीशन ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड. दैट मीन्स कि यदि कोई वर्कर है और यदि काम कर रहा है और पर्टिकुलर उसकी जो कंडीशन है उसमें उसको हार्म होने के चांसेस हैं, तो ये हम बोलेंगे कि दिस इज द एक्सपोजर कंडीशंस, है ना. अब इसमें जो है फिजिकल एक्सपोजर क्या हो सकता है? तो फिजिकल एक्सपोजर में जो है एक्सपोजर हम बोलेंगे कि हो सकता है कि किसी वर्कर का एक बॉडी पार्ट है और वो बॉडी पार्ट में जिस टाइम पे वो वर्क कर रहा है, उस वर्क के टाइम पे क्या हुआ कि कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है, मशीन ऑपरेट करते वक्त में उसका एक बॉडी पार्ट जो है इंजर्ड होने के चांसेस है, तो दिस इज द फिजिकल एक्सपोजर. तो हमें उस पर्टिकुलर जो एक्सपोजर को हमें जो है एलिमिनेट करना चाहिए और वर्कर को उसको पर्टिकुलर कंडीशन से हमें जो है एक्सपोजर से हमको एम्प्लॉयर को जो है उसको एलिमिनेट करके उसे सेव करना चाहिए. Another hazard is environmental exposure hazard. तो environmental exposure means कि कोई एम्प्लॉई है और वो यदि पर्टिकुलर कंडीशन में काम कर रहा है और वो कितनी भी दूर हो सकता है कि वो मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है उससे थोड़े डिस्टेंस पे भी है, और एनवायरनमेंट के अंदर जो है उसको किसी टाइप की गैसेस जो है प्रेजेंट है और उससे उसको जो है हार्म हो सकता है, उससे इलनेस उसको हो सकती है. तो या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई कटिंग साउंड है जिसकी वजह से उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, या हम बोल सकते हैं नॉइस प्रेजेंट है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में. तो ये जो इन्वायरमेंट की वजह से जो एक्सपोजर है, या कोई डस्ट जो है वहां पे प्रेजेंट है और पर्टिकुलर उसका वेंटिलेशन नहीं किया गया है, उसको जो है उसको पर्टिकुलर डस्ट को क्लीन नहीं किया जा रहा है और वो कंटिन्यूअसली वहां पे वर्कर के लंग्स में या जो है वहां पे जो है उसको सांस लेने में उसको कंटिन्यूअसली उस इन्वायरमेंट में है, तो उसकी वजह से जो है उसको एक्सपोजर हो रहा है. तो ये जो है हमारा एक इन्वायरमेंटल पर्टिकुलर वर्क प्लेस में जो इन्वायरमेंट है उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर. पोटेंशियल एक्सपोजर, the possibility an employee could be exposed to a hazard condition exists when the employee can be shown to have access to hazard. Potential employee exposure could include one or more of the following. That means potential exposure means मतलब जहां पे हमें hazard की possibility है, यहाँ पे present है, hazard दिख रहा है और वहां पे एम्प्लॉयर को, या हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर वहां पे जो है वर्कर उसको एक्सेस कर पा रहा है हजार्ड में, तो दिस इज एन पोटेंशियल एक्सपोजर. व्हेन द हजार्ड हैज एग्जिस्टेड एंड कुड recur because of work presents, circumstances, anticipated work requirements, and it is reasonably predictable employee exposure occur.
तो this type of exposure we can say that this is an potential exposure. When hazard would pose a danger to employee, simply employee present a employer and to rest the eat at a job site and to enter or to exit from the assigned work when the hazard is associated with the use of unsafe machinery. So these types of exposures are potential exposures. For example, we can see that in this picture, this worker is working in a cloud of the toxic chemicals. That type of exposure does this worker face. तो मीन्स आप बता सकते हैं कि इसमें मतलब जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स है और वहाँ पे यदि वर्कर काम कर रहा है तो किस टाइप से हमें जो है किस टाइप का जो है हजार्ड प्रेजेंट है और क्या क्या इसमें जो है वर्कर को प्रॉब्लम्स जो है हो सकती हैं। अब हजार्ड की यदि हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में नंबर ऑफ कैटेगरीज आर इन विच द हजार्ड्स में बी अकर्ड or maybe accident will be occurred. So accelerations means हम बोल सकते हैं कि जहाँ कहीं भी कुछ एक्सेलरेशन वर्क मतलब जहाँ पे क्विकली हमें काम करना होता है, बार बार रिपीटेटिव वर्क हमें करना होता है, जहाँ पे स्पीड अप या स्लो डाउन करना होता है, तो वहाँ पे जो है एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, मोशन है, स्पीड है, इन कम ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन से जो है हजार्ड की कैटेगरी जो है एक हम बोल सकते हैं। फिर जो है बायो हजार्ड्स, तो बायो हजार्ड्स में जो है हार्मफुल बैक्टीरियल, वायरस, फंगी एंड these are the hazards concern the employee at the work, मतलब वर्क प्रेमाइसिस पे जो है यहाँ पर बायो हजार्ड्स यदि बोलेंगे तो ये इस टाइप का जितना भी है, वायरस है, फंगी है और फंगस वगैरह जो है, इन्फेक्शन है, तो इसको हम जो है बायो हजार्ड्स में हम इसको कैटेगरी में इसको बोलेंगे। फिर अदर है केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस कैन बी वायलेंट एंड in this particular chemical hazard, the erosion of the heat, chemical compounds and breakdown and resulting in the chemical reactive properties. तो कुछ केमिकल की रिएक्टिव प्रॉपर्टीज की वजह से जो है केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो है हजार्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम पर्टिकुलर कोई एसिड है और एसिड को हमें स्टोर करके यदि रखना है, तो एसिड यदि हम स्टोर करेंगे, फॉर एग्जांपल HCl है, तो हमें से मेटल से उसको दूर रखना, अदरवाइज मेटल से रिएक्शन होगी तो वो पर्टिकुलर मेटल को डैमेज कर सकता है और डैमेज करेगा। फॉर एग्जांपल यदि पाइपलाइन है और पाइपलाइन में प्रेशर पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, तो डेफिनेटली यदि वो एसिड उससे रिएक्शन करेगा तो वो जो है एरोजन हो जाएगा, एरोजन से जो है वो पाइप लीक हो जाएगा और उससे जो है हमारा गैस जो है लीक होने के चांसेस है और गैस लीक होगी तो हम सभी जानते हैं कि जो है वो डेंजरस हो सकती है। जहाँ कहीं भी हम प्रेशराइज्ड गैस का यूज़ करते हैं या फिर फ्लेमेबल गैस का यूज़ करते हैं या फिर जो टॉक्सिक गैसेस हैं जहाँ पे इंडस्ट्री में प्रोसेस चलती हैं वहाँ पे, तो ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है हजार्ड की कैटेगरी हो सकती है। फिर हजार्ड रहेगा और इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड में एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिकल करंट देयर आर 6 बेसिक हजार्ड्स। तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में यदि हम बोले तो एक शॉक हो गया, इग्निशन हो गया, हीटिंग हो गया, ओवर हीटिंग हो गया, फिर इनएडवर्टेंट एक्टिवेशंस हो सकता है और उसमें हम यदि बोलेंगे तो फेलियर टू ऑपरेट और इक्विपमेंट एक्सप्लोजन। तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड में यदि हम बोले कि कई बार क्या होता है कि वर्क प्लेस पे जो वर्कर होते हैं बहुत ज़्यादा जो है जैसे हमारा ग्राइंडर या वेल्डिंग मशीन है, इन सब को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे वो सिंगल स्विच बोर्ड का यूज़ करते हैं और बहुत सारे वहाँ पे जो है प्लग इन्स कर देते हैं, तो जिससे वहाँ पे लोड बढ़ जाता है और कई बार वहाँ पे कोई फ्लेमेबल लिक्विड या गैसेस प्रेजेंट होती हैं,
तो वहाँ पे जो है स्पार्किंग हो जाती है, और स्पार्किंग की वजह से कई बार जो है वहाँ पे जो है एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि मशीन इक्विपमेंट्स जो हैं ओवर हीटेड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हीटिंग की वजह से जहाँ पे एक्सप्लोजन डस्ट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यदि हम बोले कि वुड इंडस्ट्रीज है, तो वुड इंडस्ट्रीज में यदि मशीन कोई काम कर रही है और वहाँ पे यदि ओवर हीट हो जाती है, तो जो डस्ट है उसमें उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। या फिर कई बार जो है एक्सप्लोजिव डस्ट अदर इंडस्ट्रीज में भी प्रेजेंट होती है। और इलेक्ट्रिकल करंट एक्सपोजर में जो है हमारा इन्वर्टेंट एक्टिवेशन, कई बार जो है मशीन को गलती से स्विच ऑन हो जाने की वजह से कोई वर्कर उसके अंदर मेंटेनेंस का वर्क कर रहा है तो स्विच ऑन हो गई, या फिर डिस्टेंस होने की वजह से वर्कर जो है कोई रोटेटिंग पार्ट है वर्कर ने ऑन कर दिया और वर्कर वहां पे प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एक ये जो है इलेक्ट्रिकल हजार्ड की सिचुएशन होती है। फिर जो है एर्गोनॉमिक्स हजार्ड, इन एर्गोनॉमिक्स हजार्ड में जो बीइंग डन बाय इंक्लूड द फोर्स, posture, position of the proportion characteristics that require hazardous lifting। फिर जो है पुलिंग, ट्विस्टिंग। दैट मीन्स जब हम एर्गोनॉमिक हजार्ड जब आता है कि जब वर्कर फिजिकली कुछ वर्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई मशीन को ऑपरेट कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई लोड वो उठा रहा है, या फिर कोई रिपीटेटिव वर्क करके कोई जो है टास्क कर रहा है, तो उस टाइम पे जो वर्कर की कंडीशन है, मतलब उसका मसल में एक्सपोजर हो सकता है, मसल जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बैक पेन हो सकता है। इस टाइप से जो है द रिजल्ट्स आर स्ट्रेन एंड स्प्रेन्स मसल्स tissues. This is the most common hazard category causing injuries in the workplace। फिर जो है explosive and explosions, तो explosions result in quick, instantaneous gas, heat, noise, light and overpressure high explosives release a large energy। तो explosive hazards हमें पता है कि explosive hazards हो सकते हैं कि particular यहाँ पर गैस, हीट, नॉइस और लाइट की वजह से जो है ओवर प्रेशर की वजह से जो एक्सप्लोजन हो सकता है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रेजेंट हो गया, या फिर पर्टिकुलर यहाँ पे कोई नॉइस हो रहा है तो उससे उसकी वजह से जो है हो सकता है। फिर उसके बाद जो ओवर प्रेशर की वजह से भी एक्सप्लोजन हो सकता है। फिर जो है अनदर फ्लेमेबिलिटी एंड फायर्स, तो फॉर द कंबसन to take place, the fuel oxidize, ignition source must be present in the gaseous form। तो ignition source यदि है और वहाँ पे जो फ्लेमेबल गैसेस है, तो वहाँ पे जो है हमारा क्या है, एक्सीडेंट हो सकती है, एक्सीडेंटल फायर हो सकती है बिकॉज ऑफ द फ्यूल, ऑक्सीडाइजर्स एंड इग्निशन सोर्सेस। तो वहाँ पे फ्यूल है और ऑक्सीडाइजर्स है, तो ये जो है हमारा जो है हजार्ड कैटेगरी होगी नंबर 6, जिसमें फ्लेमेबिलिटी एंड फायर होने के चांसेस होते हैं। फिर है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंडिकेट्स दैट द लेवल ऑफ सेंसिबल हीट प्रेजेंट इन द मैसिव अनकंट्रोल्ड फ्लोज ऑफ द टेम्परेचर एक्सट्रीम ड्यू टू द वर्क इन हॉट और कोल्ड एनवायरमेंट्स कैन कॉज ट्रॉमा और इलनेस। कई बार जो वर्कर है पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट है वहाँ पे यदि काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम बोले कि जहाँ पे फर्नेसेस होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बॉयलर्स जहाँ पे कई बार यूज़ होते हैं, और जो पावर प्लांट है जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कास्टिंग इंडस्ट्री है, तो कास्टिंग इंडस्ट्री में मेटल कास्टिंग हो रही है, मेटल को हम बहुत हीटेड करके उसको हम जो है कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं हम जो स्टील है, स्टील वर्क जहाँ पे हो रहा, फर्नेसेस से स्टील को हम हॉट करके फिर उसको किसी शेप में लेके आते हैं, तो वहाँ पे वर्कर जो है बहुत हाई टेम्परेचर में वर्क करता है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर से रिलेटेड यदि हीट बढ़ेगी तो कंटिन्यूसली वो उससे एक्सपोज होगा, तो उसकी वजह से जो हजार्ड होंगे वो टेम्परेचर हजार्ड्स में हम उनको काउंट करेंगे। तो ये टेम्परेचर हजार्ड की कैटेगरी है। अनदर मैकेनिकल हजार्ड्स, तो टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी एंड ऑब्जेक्ट में
में points, sharp points and edges, weight, rotating parts, these are the mechanical hazards. मशीन की वजह से हो सकते हैं, मैकेनिकल टूल्स की वजह से हो सकते हैं, और उनकी वजह से जो इंजरी हो सकती है वो सभी क्या होती हैं, मैकेनिकल हजार्ड की कैटेगरी में आएगी. अनदर पॉइंट 10 इज प्रेशर. तो प्रेशर इज ऑल्सो ए हजार्ड इन विच द इंक्रीज प्रेशर इन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स. कई बार जो प्रेशर होता है वो न्यूमेटिक सिस्टम या हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा होने से जो मशीन इक्विपमेंट्स हैं या जो पाइपलाइंस हैं या वेसल्स हैं जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं, और हॉसेस रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर होते हैं तो वो प्रेशर की वजह से कई बार जो है एक्सप्लोजन में हो जाता है. तो ये भी एक हमारा प्रेशर हजार्ड की कैटेगरी. फिर है रेडिएशन. तो रेडिएशन में यदि हम बोले तो electromagnetic radiation hazards vary depending on the frequency, wavelength of the energy. Generally, the higher frequency, the more severe the potential injury. Non-ionizing ultraviolet visible light may cause burns, and radiation has the potential to destroy tissue of dissolving electrons फॉर्म मेकिंग ऑफ द बॉडी सेल्स. तो रेडिएशन हजार्ड्स जो होती है मैक्सिमम जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रेडिएशन होते हैं वो, फिर कई बार जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस कोई ऐसा वर्क है जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस प्रेजेंट है ना, तो उसमें जो है फ्रिक्वेंसी की वजह से, पर्टिकुलरली कोई फ्रिक्वेंसी ऐसी है जहाँ पर ह्यूमन वर्क कर रहा है और उसकी वजह से उसको जो है उसकी बॉडी में जो है मसल में या बॉडी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर सकता है. ठीक है, तो ये जो है हमारे रेडिएशन हजार्ड्स हैं. फिर टॉक्सिन्स. द मटेरियल्स इन द स्मॉल अमाउंट्स आर कंसिडर्ड टॉक्सिक इफ दे काजेस toxins, if they causes injury. The skin and internal organs toxins may be enter the worker's body. That means the toxics जो होते हैं टॉक्सिस, कई बार हम जब वर्कर काम कर रहा है तो पर्टिकुलर जैसे पेंट का वर्क है फॉर एग्जांपल, तो पेंट जो है यदि किसी मतलब पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है उसको पेंट करना है या फिर पेंटिंग का वर्क करना है उसको, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हम बोलेंगे तो जो कार का पेंट हो सकता है, तो ये जो है मटेरियल्स टॉक्सिक होते हैं, और वो जो है हमारे सांस के द्वारा जो है उसमें जा सकते हैं, है ना. फिर उसकी स्किन पे जो है इंटरनल उस पे जा सकते हैं. कई बार और भी कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्री में मतलब प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमें उनको यूज करना पड़ता है. तो हो सकता है वो इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, एब्जॉर्बशन हो सकता है, और तो इस तरीके से जो है टॉक्सिक मटेरियल जो है बॉडी में हम यदि जाता है तो ये भी क्या है, एक हजार्ड कैटेगरी है. फिर वाइब्रेशन एंड नॉइस. तो अनदर कैटेगरी जो है वाइब्रेशन एंड नॉइस है. तो जब वाइब्रेशन, जहां पे कई बार क्या होता है किसी मशीन के ऊपर वर्क कर रहा है कोई वर्कर, तो उसको मशीन जो है वाइब्रेट कर रही है, तो वाइब्रेट करेगी तो उसको जो है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों ही टाइप के हो सकते हैं. वाइब्रेट करने से तो बॉडी में वाइब्रेशन आता है, तो उससे वेरी कॉमन हजार्ड्स है. तो उसमें जो जैसे जिस पर्टिकुलर हाथ से यदि कर रहा है तो उसके हाथ में जो है कई बार शून्य बोलते हैं हम लोग कि उसको सेंस वहां पे उसका खत्म हो जाता है. तो ये वाइब्रेशन कंटिन्यूसली वाइब्रेटर जो यूज करते हैं, और जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जो है हम छत ढालते हैं तो उसमें वाइब्रेटर का यूज करते हैं, कॉलम और जो हमारी स्लैब होती है उसको ढालने के लिए. तो वाइब्रेटर जो होता है वो वर्कर काम करेगा तो उसके हाथों में कंटिन्यूसली यदि काम करेगा तो वाइब्रेशन की वजह से जो है इस फंडामेंटल method of protecting workers. Traditionally, the hierarchy of the controls has been used a means of determining how to implement the feasible and effective control solution. The idea behind the hierarchy strategy method that the top of the are potentially
more effective and protective those at the bottom. मतलब जो हिरार्की है उसमें हम अभी डिस्कस करेंगे हिरार्की से कि जो है हजार्ड को हम कंट्रोल करेंगे तो किस तरीके से हमें करना चाहिए, और नॉर्मली इस हिरार्की से यदि हम जो है हजार्ड को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दिस हिरार्की we can see that the effectiveness is very less in the bottom. That means PPE, personal protective equipments, are least but are not बोलेंगे कि बहुत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है सबसे नीचे जरूर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी। तो सबसे पहले यदि हम बोलें कि स्ट्रेटजीज जो है, तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस जो है बढ़ रही है कैसी, कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में, तो एलिमिनेशन है। तो एलिमिनेशन में जो है, एलिमिनेशन में क्या होगा कि हम जितने भी टाइप के हजार्ड हैं, जो अभी हमने लास्ट प्रीवियस जो हमने जो अभी स्लाइड में हमने डिस्कस करा, उसमें जितने भी हजार्ड्स हैं, तो सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि उनको हमें एलिमिनेट कर दें, मतलब उनको हटा दें। रिमूव हजार्ड्स और एक्सपोजर। तो एलिमिनेशन में जो हजार्ड्स हैं उनको हमको सबसे पहले रिमूव करना है ना, या फिर उसको बोल सकते हैं कि उनको परमानेंटली उनको हटा देना है। तो एलिमिनेशन मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई पर्टिकुलर डेंजरस सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं और उससे हो सकता है कि वर्कर को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को यदि टॉक्सिस है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कोशिश ये करना है कि उसको हटा दें उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, जिससे हो सकता है कि उसकी डेथ हो सकती है। या फिर कोई ऐसा हजार्ड प्रेजेंट है जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर हजार्ड को हम हटा दें और फिर जो है उसको इस पर्टिकुलर हायरार्की को हम स्टार्ट, मतलब बोले तो यहाँ से सबसे पहले हम टॉप में लेवल में हम उसको एलिमिनेशन को रखते हैं। सेकंड जो है मिटिगेशन। मिटिगेशन मींस रिड्यूस हजार्ड्स और एक्सपोजर। मतलब जो मिटिगेशन की स्ट्रेटजी है, इसमें हम क्या करेंगे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको वर्कर पर्टिकुलर प्रोसेस में यूज कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह कोई सा अनदर सब्सटेंस का यूज करेंगे जो कि उससे कम है जिससे उसको हजार्ड कम हो। तो इस तरीके से हम जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एक्सपोजर को। फिर जो है अदर स्टेप जो आती है मेथड्स, मतलब हम क्या करेंगे कि कुछ मेथड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक मशीन है और उसमें मूविंग रोटेटिंग पार्ट्स हैं बहुत ज्यादा, और हमें उसमें प्रोसेस भी करना है, और बिना उस प्रोसेस के हमारा प्रोडक्ट जो है फिनिश्ड नहीं हो सकता, उसको हमको करनी है। या मशीन के थ्रू हमें वर्कर को उसमें वर्कर का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर मशीन में क्या करेंगे, हम सेफ गार्ड्स लगा देंगे, या फिर उसको सेफ्टी कंट्रोल करने के लिए जो है टेक्निक्स यूज करेंगे। तो सेफ गार्ड्स में हम बोल सकते हैं मशीन गार्डिंग का यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम जो है सेंसर टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं कि यदि मान लो वर्कर यदि उसका हाथ वगैरह उसमें चला जाता है तो उसमें क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, है ना। इस तरीके से हम जो है पीजोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस जिनको हम बोलते हैं, सेंसिंग डिवाइसेस जो है इनको हम बोलते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। फिर अनदर जो है मेथड है वार्निंग। फॉर एग्जांपल यदि कहीं पे कुछ हजार्डियस कंडीशन है, हजार्डियस सिचुएशन है, या कोई जहाँ पे पोटेंशियल हार्म होने के चांसेस है, तो वहाँ पे हम जो है वार्निंग साइंस का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रोड पे हम कई बार देखते हैं, हम हमारी गाड़ियां लेके जाते हैं, रोड पे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं कि यहाँ से टर्न लेना है, या फिर खतरे का निशान बना हुआ रहता है। तो इस तरीके से हम जो है वार्निंग साइंस का यूज कर सकते हैं, है ना।
अब वो वार्निंग साइंस में पिक्चर हो सकती है ना, लाइट्स हो सकते हैं, कोई अलार्म सिस्टम हो सकता है ना, जैसे कुछ पर्टिकुलर इन सब चीज़ों से कोई पर्टिकुलर गैस रिलीज हो गई और वो गैस डिटेक्टर के थ्रू हम उसमें वार्निंग देंगे कि यहाँ से ये जो पर्टिकुलर उसका सायरन जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो ये वार्निंग साइंस हम यूज कर सकते हैं हजार्ड को कम करने के लिए, मतलब एक्सीडेंट होने से बचने के लिए। फिर अनदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है, मैनेजमेंट है, वो क्या करेंगे कि रिमूव और रिड्यूस एक्सपोजर, तो वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, है ना, उनको प्रॉपर तरीके का जो एसओपी डेवलप, स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर्स जो है उनको डेवलप करके देंगे जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं हो। उनको प्रॉपर तरीके से पीपी यूज करना उसका ट्रेनिंग देंगे और उनको यूज करने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से उनको पहनने के लिए या साइज उनको बराबर जो पीपी के साइजेस हैं वो अवेलेबल करवाएंगे। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करके हम उसको जो है हजार्ड को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और हिरार्की को, जो हजार्ड कंट्रोल हिरार्की है हमारी, इसको इस तरीके से हम उसको प्लान कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि हमारा जो है एक्सीडेंट ना हो। फिर लास्ट जो है हमारा पीपी है। पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वेल्डिंग जब करता है वर्कर तो वो है शील्ड स्क्रीन का यूज करना चाहिए उसको, है ना, हैंड ग्लव्स का यूज करना चाहिए उसको, है ना, लेदर अप्रॉन उसको पहनना चाहिए, उसकी जो प्रॉपर ड्रेस है, शूज है वो पहनना चाहिए। तो ये सारे पीपीस का यूज करना। कंस्ट्रक्शन साइट है तो उसको हेलमेट कंपलसरी उसको लगाना चाहिए। यदि कहीं पे डस्ट वाला इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे उसको रेस्पिरेटर्स जो मास्क होते हैं वो यूज करना चाहिए। तो ये सभी जो है पीपीईज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अभी हमने जो है यहाँ पे हायरार्की डिस्कस करी। अब इसके एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। Elimination and substitution, while the most effective at reducing hazards and tend to be the most difficult to implement an existing process. अभी हमने जैसा कि डिस्कस करा था कि एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन में मतलब जो है मोस्ट डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि पर्टिकुलर यदि प्रोसेस है उसमें कोई सब्सटेंस यूज हो रहा है, मैटर यूज हो रहा है, तो उसको चेंज करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हमें हजार्ड को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन को हमें करना चाहिए। फिर जो है is still in the design and development. Elimination and substitution of the hazards may inexpensive in simple to implement for an existing major changes in the equipment and procedures may be required to substitute for a hazard. मतलब कि एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलर हम एसओपी को चेंज कर सकते हैं। कोई मैटर जो है टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करके लेस टॉक्सिक का यूज कर सकते हैं। कोई प्रोसेस है बहुत ज़्यादा हजार्डियस है तो उसको हम कम हजार्डियस प्रोसेस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। इंजीनियरिंग कंट्रोल में engineering controls are favored over the administrative personnel protective equipments for controlling existing worker exposure in the workplace. They designed to remove the hazard at the source before it contact the worker. Well-designed engineering controls is highly effective. Protecting worker will typically independent of the worker interactions to provide this hierarchy level protection. तो इंजीनियरिंग कंट्रोल में जो है हमने जैसा भी लास्ट डिस्कस करा कि इंजीनियरिंग कंट्रोल में हम जितने भी हो सकता है कि मशीन जो है कुछ डेंजर मशीन है और यदि उसको वर्कर यूज कर रहा है तो उसको हजार्ड होने के चांसेस है, तो उस पर्टिकुलर मशीन को हम कोशिश करेंगे कि उससे हम लेस जो है हजार्ड में कन्वर्ट करें उसको। या फिर फॉर एग्जांपल हम बोले कि ऐसे मशीन इक्विपमेंट्स हम वर्कर को प्रोवाइड कराएं जिससे कि वो उसको वर्क करने में आसानी हो और उससे उसका जो है
जो है उसको हजार्ड ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैकेनिकल में हम ऑटोमाइजेशन में जा सकते हैं, जैसे लिफ्टिंग मशीन्स का हम यूज़ कर सकते हैं, कई बार उनको हम प्रॉपर हैंडलिंग के लिए जो है वर्क लोड हैंडलिंग के लिए हम कुछ चीज़ें जो ट्रॉलीज वगैरह अरेंज करके दे सकते हैं, तो प्रॉपर जो है वो सही तरीके से कोई भी लोड को कैरी कर सकें। तो इससे क्या होगा कि वो हजार्ड बच जाएगा। यदि वो हाथ से अपना कोई भी लोड उठा के ले जाता है तो वो हो सकता है कि उसके पैर पे गिर जाए, या तो उससे भी क्या है, हम इस तरीके से जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल करके और हम पर्टिकुलर एक ट्रॉली डिजाइन कर दें, और ट्रॉली डिजाइन करने के बाद हम उस पर्टिकुलर जो हमारे जो प्रोडक्ट है उनको एक पर्टिकुलर शेप में उसको जमा कर उस ट्रॉली से एक जगह से दूसरी जगह उसको हम इजीली जो है कैरी कर सकते हैं। वार्निंग साइंस, तो लेबल्स आर टेल टू कीप आउट may use the irritation, warn employees the hazards and important। अभी हमने जैसे डिस्कस करा था कि वार्निंग साइंस का तो यूज करेंगे तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हजार्ड को कंट्रोल करेंगे। और वार्निंग साइन भी जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यदि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस हजार्ड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जहाँ पे प्रेजेंट है वो हजार्ड और वहाँ पे रह गई, तो उसको हम साइन के थ्रू ही उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे डेंजर है। तो साइन एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसकी वजह से हम जो है हजार्ड होने से बस बचा सकते हैं, एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो पीपीईज है, हम पीपीईज का यूज करेंगे। उसके अलावा जो है बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बोल सकते हैं ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वर्कर ऑलरेडी उससे जो है हजार्ड से पहले से ही समझदार बन जाए, जिससे कि वो पर्टिकुलर एक्सीडेंट होने के चांसेस को हम कम कर सकते हैं। थैंक यू। Last, better 1,000 times careful than once dead. Thank you.